मैं डॉक्टर पूनम जैन हूँ। मैं एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं जय आई सेंटर जयपुर में डायरेक्टर और कंसल्टेंट हूँ मेडिकल रेटिना और यूविया की। मैंने अपना MBBS RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MS ऑफ्थेल्मोलॉजी में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया है। उसके बाद मैंने सीनियर रेजिडेंसी SMS मेडिकल कॉलेज से करके और मेडिकल रेटिना में शंकर नेत्रालय चेन्नई से फेलोशिप प्राप्त की है। इसके बाद से मैं अपने सेंटर पर एज अ कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। हम अपने सेंटर पे सब तरह का मेडिकल रेटिना और यूविया संबंधित कार्य कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैम से डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। तो मैम आप बताएं ये एक्चुअली होता क्या है? डायबिटिक रेटिनोपैथी आँख के पर्दे पर जो डायबिटीज़ का असर आता है उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ अंधा हो सकता है और ये दुनिया भर में मिडिल एज एडल्ट्स 20 से 74 साल के एडल्ट्स में अंधता का प्रमुख कारण है। ओके, तो मैम ये डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है इसके लक्षण क्या होते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण आँखों में धुंधलापन आना, काले धब्बे दिखना हो सकता है, परंतु प्रायः डायबिटिक रेटिनोपैथी बिना लक्षण की होती है जिसे हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। तभी डायबिटीज़ में हमेशा नेत्र रोगों की समय पर जांच एडवाइस की जाती है क्योंकि वो कई बार लक्षण नहीं देती है और जब तक वह लक्षण देती है तब तक काफ़ी कुछ बिगड़ चुका होता है पर्दे में। ओके, डायबिटीज़ के किन मरीजों में डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो है खतरा अधिक रहता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा डायबिटीज़ के पेशेंट्स जिनमें कि ब्लड प्रेशर हो, रीनल किडनी डिजीज़ हो या एनीमिया हो या कोलेस्ट्रॉल हाई हो या प्रेगनेंसी हो, इन सब में बहुत ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि ये कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जिनके कारण उसका असर और बढ़ जाता है। ओके, क्या इस बीमारी के कोई प्रकार भी होते हैं? हाँ, डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रमुख 2 प्रकार की होती है। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जब इनिशियल स्टेजेस में हम सिर्फ ऑब्जर्व करके काम चला लेते हैं, और फिर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी जहाँ हर हालत में इलाज की आवश्यकता होती है। एक डायबिटिक मैक्युलर एडिमा होता है जो कि नज़र पर सीधे असर करता है, उसमें भी इलाज की आवश्यकता होती है। तो मैम जब ये बीमारी हो जाती है तो डायबिटीज़ के मरीजों में किस तरह से उनकी नेत्र को प्रभावित करती है ये? डायबिटीज़ के मरीज़ों में ये कई मरीज़ों में तो ये धुंधलापन मरीज़ को हो जाता है तो वो आपको दिखाने के लिए आ जाएंगे, पर जिन मरीज़ों को धुंधलापन नहीं होता वह कभी भी श्योर नहीं होते कि उनकी आँख में कोई समस्या है। तो कई बार फिर जब एंड स्टेज होने पे उन्हें काले धब्बे दिखना या एक तरफ से नहीं दिखना या इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं तभी वो उन्हें मालूम चलता है कि उन्हें कोई आँख की समस्या है। अच्छा, क्या इस बीमारी की इलाज की कोई पर्टिकुलर विधियाँ भी हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी में इलाज संभव है और आज के समय में जब इतना एडवांस हो गया है ऑफ्थेल्मोलॉजी में ट्रीटमेंट, तब हम समय पर डायग्नोस करने पर डायबिटिक रेटिनोपैथी को हर तरह से मैनेज कर सकते हैं और मरीज़ की ज़िंदगी भर नज़र प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए पहले जांच है, फिर उपचार है। तो कुछ जांच की विधियाँ होती है जिसमें एक नेत्र रोग स्पेशली रेटिना स्पेशलिस्ट के द्वारा आप पर्दे की जांच करते हैं, विस्तृत जांच दवाई डाल के विस्तृत जांच करते हैं। उसके बाद में ज़रूरत के अनुसार आँख की एंजियोग्राफी या और आँख की OCT ना वो करते हैं। उसके बाद उपचार करते हैं। अच्छा, जब भी कभी मरीज होते हैं जो डायबिटीज़ के, उनको अपनी आंखों की देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ के मरीज़ को आँखों की देखभाल के लिए समय पर पहली चीज़ तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना। ब्लड शुगर कंट्रोल करना ही उनके हाथ में है, इसके अलावा और हमारे हाथ में कुछ भी चीज़ नहीं है। सेकंड चीज़ है टाइमली आई स्पेशलिस्ट से जांच कराना। हर 6 महीने में टाइप 2 या टाइप 1 हर तरह के डायबिटिक को हर 6 महीने में पर्दे की जांच करवानी है। ओके, वैसे तो मैम हम लोग थोड़ा सा नाम से ही इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब डायबिटीज़ के मरीजों में होती होगी। तो पर यह रेटिना से संबंधित बीमारियाँ क्या ऐसे मरीजों में जिनमें डायबिटीज़ नहीं उनमें भी हो सकती है? रेटिना की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पर नहीं, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्पेशली नाम उसी को दिया गया है जो कि एक डायबिटिक में रेटिना पे जो उसकी ब्लड वेसल्स पे, फाइन ब्लड वेसल्स पे असर करके डायबिटीज़ जो बीमारी करती है वही होती है। तो आप हमारे जो डायबिटीज़ के मरीज जो इस वीडियो को देखेंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपनी आँखों का ध्यान रखें। डायबिटीज़ में अंधे हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में शुगर डायग्नोस होने के 20 साल बाद 80%
डायबिटिक्स में कुछ न कुछ रेटिना पे चेंजेस की अब संभावना होती है, तो अपनी नज़र को या हमारी आँख बन गई ये सोचकर कभी भी नहीं सोचिए कि हमें आँख नहीं दिखानी है, क्योंकि आपको जिस दिन तक एहसास होगा कई बार नुकसान बहुत हो चुका होगा। समय पे डायग्नोस होने पे हमारे पास में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, और स्पेशली आज के टाइम में जब हमारे पास एंटी-VEGF ड्रग्स हैं जो कि रेटिना के इंजेक्शंस होते हैं, लेज़र्स हैं और पर्दे की सर्जरी है, जिस सबसे बहुत अच्छा विजन प्राप्त किया जा सकता है समय पर दिखाने पे और अपनी शुगर कंट्रोल करने से। मैम आजकल की जनरेशन, या जनरेशन नहीं मैं तो कहूँगा हर एज के लोग आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा अधिक उपयोग कर रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से रील्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उससे आँखों में किस तरह का खतरा रहता है? मोबाइल के समय एक्सेसिव यूजेज के हम साइड इफ़ेक्ट्स हर दिन देखते हैं अपने ओपीडी में। हम अगर बच्चों से शुरू करें तो ये उन पर सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। हर बच्चा, चाहे वो 2 साल का है या 4 साल का है या 10 साल का है, उनके पेरेंट्स यही लेके आते हैं कि ये मोबाइल बहुत ज़्यादा दिखता है। अभी तक बहुत कोई डेटाज नहीं है, बट चश्मे के नंबर डेफिनेटली डिजिटल यूजेज से बढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे मायोपिया को इंड्यूस करते हैं। जितना बच्चा गैजेट पे रहता है उतना वो बाहर कम खेलता है, तो वो दोनों चीज़ें उसको प्रीडिस्पोज कर रही है। ओके, तो इसकी वजह से कोई पर्टिकुलर कोई बीमारियाँ भी होती हैं? बीमारी, पहली चीज़ तो मायोपिया ही है। इन एक्चुअली अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो मायोपिया सिर्फ चश्मे का नंबर नहीं है। माइनस का नंबर, मायोपिया इन इटसेल्फ कंडीशन है जिसमें कि पर्दा कमज़ोर हो सकता है ज़्यादा मायोपिया का नंबर बढ़ने से, पर्दे में छेद होना, रेटिनल डिटैचमेंट होना, तो ये एक पूरा डिजीज़ का सीक्वेंस है। और उसके अलावा आँखें जब बच्चे रगड़ने मसलने लगते हैं तो रगड़ने से कॉर्निया संबंधित बीमारियाँ जिन्हें केराटोकोनस कहते हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, मायोपिया की जब मैं बात करता हूँ तो बोलचाल की भाषा में नॉर्मल लोगों में किस तरह के इसमें सिम्टम्स या किस तरह के लक्षण देखने को मायोपिया बहुत समय पे डायग्नोस होता है, जिसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें कि बच्चे को दूर का दिखना कम हो जाएगा। वो गैजेट पे है, पर जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके टीचर्स कंप्लेन कर देते हैं या बच्चे को ही दूर से कम दिखने लगता है। तो अच्छा, ये आँखों में पानी निकलना या फिर आँखों से जलन होना आँखों में, तो ये भी क्या इसी से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि गैजेट यूज़ जो दूसरी चीज़ करता है, रादर ये ज़्यादा कॉमन है ड्राई आई इंडक्शन। अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें, सिर्फ बच्चों की बात ना करें, तो ड्राई आई एक ज़्यादा कॉमन चीज़ है जिसमें कि आंखों की सतह सूखने लगती है, क्योंकि जब हम गैजेट देखते हैं तो हम अपनी आंख झपकते नहीं हैं, जबकि हमारी ब्लिंक रेट होती है, हर 8-10-12 सेकेंड में हम आंख ब्लिंक करती है। जब हम गैजेट्स देखते हैं तो हम घंटों आंख नहीं झपकते हैं, इसकी वजह से कॉर्निया का सरफेस ड्राई हो जाता है, इसे ड्राई आई कहते हैं। ओके, अच्छा, जब भी कभी इस तरह के मरीज आपके पास आते हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं? पहली चीज़ हम उन्हें बोलते हैं गैजेट का यूज़ मिनिमाइज़ करिए, बट कई लोग प्रोफेशनली 10-12 घंटे बैंकर्स या जो इस IT सेक्टर में है वो नहीं अवॉइड कर सकते हैं इसे, तो हम उन्हें हमेशा बोलते हैं कि आप 20-20-20 रूल अपनाइए। हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लेना है, 20 फीट दूर देखना है। दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग विच दे कैन डू। इसके अलावा बीच बीच में खुद ही ब्रेक ले लें, उठ जाएँ, आँख झपकना याद रखें, स्क्रीन का लेवल थोड़ा सा ऊँचा ना रखें, थोड़ा सा नीचा रखेंगे तो आई का क्लोजर मेंटेन रहता है। और कुछ तरह की ड्रॉप्स होती हैं जो फिर ड्राई आई होने पे हम एडवाइस कर सकते हैं। मैम, जैसे कि आपने बोला IT के या कॉर्पोरेट के लोग जो हैं आमतौर पर 8 घंटे 12 घंटे कंप्यूटर का या लैपटॉप का यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली वो सिस्टम के सामने रहते हैं तो उनकी आंखों को प्रभावित डेफिनेटली वो चीज़ें करती हैं। तो उनके लिए क्या कुछ चश्मा वगैरह या फिर कुछ होता है प्रिकॉशन के लिए? चश्मा उन्हें बेसिकली चश्मा डायरेक्टली आँख को या ड्राई आई को प्रिवेंट नहीं करता। चश्मा एक बैरियर बना देता है जिस पे एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होती है। वो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग थोड़ी सी अगर आपकी स्क्रीन का ब्राइटनेस ज़्यादा है उसे थोड़ा रिफ्लेक्ट कर देती है, तो आपको थोड़ा सा आराम रहता है। इसके अलावा चश्मा वो नहीं कर सकता जो कि ब्रेक लेना या आंखें ब्लिंक करना या ड्रॉप्स डालना कर सकता है। ओके, अच्छा, हम लोगों ने आमतौरों पे ये भी सुना है कि कई लोग बोलते हैं कि ब्लू कट के जो लेंस हम यूज़ कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी आंखें जो हैं बची रहेंगी, तो इसके बारे में एक बार आप बताएं। ब्लू लाइट फ़िल्टर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि ओवर ईयर्स मार्केट में ऐसे पब्लिसाइज़ की गई है जैसे कि बिल्कुल अमर कर देगी आंखों को, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जितना हम लिटरेचर देखते हैं ऐसी कोई अभी तक स्टडीज़ नहीं है जिसमें कि ब्लू लाइट फ़िल्टर से हमारी आंख का कोई बचाव हो सकता है। ब्लू लाइट सिर्फ और सिर्फ सर्कैडियन रिदम फ़िल्टर हेल्प करती है। इसका मतलब जो देर रात तक गैजेट पे रहते हैं और उनको नींद की कोई इशू हो तो ब्लू लाइट फ़िल्टर से थोड़ा सा सर्कैडियन रिदम बेटर हो सकती है। इसके अलावा कोई अभी नोन डेटा नहीं है।
मैम क्योंकि ये तो बहुत बड़ी मिथ है जैसे आपने बताया, तो इसके बारे में इसमें एक क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब भी कभी चश्मे को बनवाने जाते हैं तो जो चश्मे वाले होते हैं वो उस पर ऊपर एक ब्लू लाइट डालकर दिखाते हैं लेंस के ऊपर, देखिए ये ब्लू कट है या फिर इसको जो है आपकी रेटिना बची रहेगी, तो उस मैसेज को जो है वो देते हैं। आप उसको प्लीज़ करेक्ट कीजिए कि एग्जैक्टली है क्या मैं बिल्कुल कहूँगी कि ब्लू लाइट फिल्टर्स का ऐसा कोई अभी तक नोन मुझे नहीं मालूम कि 3 साल बाद अगर कोई प्रॉपर स्टडीज़ के बाद में कोई लिटरेचर आ जाता है। हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन करते हैं, जब तक कोई एविडेंस नहीं है हम कहीं सुनी बातों पे नहीं चलते हैं, तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं है कि वो हार्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर भी कई इसके बाद जब मैं बात करूँगा तो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को चुप नहीं हो रहा है तो उसको मोबाइल का उपयोग करने को देते हैं, बाद में धीरे धीरे बच्चा उसको बहुत टाइम देखने लगता है। तो उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को थोड़ा मोबाइल से या टीवी से दूर रखें? ये मैसेज एक्चुअली आपने ही दे दिया है कि उन्हें दूर रखें। बहुत मुश्किल है, मुझे हर पेरेंट भी यही चाहता है कि बच्चा ना देखे, बट उनके लिए आज की ज़िंदगी में इतना सब कुछ जल्दबाजी और सब कुछ है, बिजी शेड्यूल है कि हर जना अपनी कन्वीनियंस करता है। बट बहुत क्लियर डेटाज हैं, पहले 2 साल की ज़िंदगी के 2 साल में बच्चे को मोबाइल 1 मिनट भी स्क्रीन का नहीं होना चाहिए। फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के क्लियर रिकमेंडेशंस है, और उसके बाद भी सिर्फ आधा घंटा या इस तरह के रिकमेंडेशंस हैं। आप एडल्ट होके करते हैं तो उसका कोई आपकी ग्रोइंग आँख पे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो एक वेरिएबल चीज़ है, उसका डेटा अभी आना बाकी है कि वो कितना नुकसान करेगा। मैम अभी हम लोग जैसा देख रहे हैं कि आई फ्लू बहुत फैल रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी हैं इसको लेकर कि आई फ्लू इस तरह से हमारी आंखों को प्रभावित कर रहा है, तो उसके बारे में एग्जैक्टली आप बताएं। अभी आई फ्लू 2 प्रकार का हो सकता है। आई फ्लू यानी कि आंखों का इन्फेक्शन जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो बैक्टीरियल और वायरल दोनों हो सकते हैं। अभी जो इतना फुर्ती से फैल रहा है वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, जो कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है। आपने कहीं पे हाथ टच किया, अपनी आंखों पे हाथ लगा लिया तो आपको हो जाएगा, तो इसमें डरने का कुछ नहीं है। मोस्ट केसेस सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं, अपने आप ठीक होते हैं। हम सिर्फ सपोर्टिव मेडिकेशन देते हैं, और अगर कई बार इनमें कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है या उस पर घाव हो जाते हैं तो फिर हम उससे उस तरह से ट्रीट करते हैं। ओके। मरीजों में कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स इसको देखने को मिलते हैं? बहुत क्लियर सिम्टम्स हैं। मरीज़ खुद ही फ़ोन करके कह देता है कि मुझे आई फ्लू हो गया है, बिकॉज आँख लाल हो जाएगी, पानी आने लगेगा, थोड़ा सा इरिटेशन होगा, पेन होगा, तो क्लियर कट। इसको पिंक आई, हाँ, पिंक आई भी बोलते हैं जी। वो ये आँख बिल्कुल लाल हो जाती है, इसलिए उसे पिंक आई कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट के कोई स्पेसिफिक उपचार हैं या फिर नहीं? मोस्ट केसेस में जैसे मैंने बताया सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, बट सपोर्टिव मेडिकेशन सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि एडल्ट्स में कई बार जब वो बिगड़ता है तो फिर वो नुकसान कॉर्निया को करता है, तो हम टाइमली ड्रॉप स्टार्ट करके और उसे टाइमली बंद कर देते हैं। ओके। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज मरीजों को जो कि आई फ्लू से बच सकें। आई फ्लू से बचने का पहली बात, आई फ्लू देखने से नहीं होता है, तो चश्मा हम पेशेंट को इसलिए नहीं लगवाते हैं कि किसी और को ना हो, सिर्फ उसका हाथ बार बार आंखों पे ना जाए इसलिए हम चश्मा लगवाते हैं। कोई भी जो ग्रस्त है उस मरीज से दूर रहें, अपनी आंखों पे हाथ ना लगाएं किसी भी फॉर्म में, तो आपको नहीं होगा। भले आपके घर में कंजंक्टिवाइटिस का पेशेंट है, आप अपनी आंखों पे हाथ ना लगाएं, बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें। धोना सबसे सेफर ऑप्शन है, धोते रहें, और बस साफ़ सफाई मेंटेन करें, टॉवल और वो शेयर नहीं करें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है मैम मरीजों को जानकारी मिली होगी। सबसे बड़ी जो उनको एक मिथ थी उनके बीच में कि देखने से आई फ्लू जो फैलता है वो शायद दूर हुई होगी। धन्यवाद।